Every child cannot become an IITian. Every child cannot become an engineer at a very top level professional school. तो हमें ये देखना है बच्चों के अंदर एक स्किल को डेवलप करना है। NIT कुरुक्षेत्र में पिछले 2 महीने में 4 बीटेक स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। और आप देखिए, अगर हमारे हाथ में छोटी सी सुई भी चुभ जाती है तो वो भी हमें कितनी देर तक दर्द देती है, लेकिन उस बच्चे ने कितना साहस जुटाया होगा अपने आप को ख़त्म करने का। पता कैसे लगे कि अब बहुत हो गया, अब बच्चे को और पुश नहीं करना। आप ये देखो कि 5 घंटे पढ़ना, 8 घंटे पढ़ना, उसमें बच्चे का क्वालिटी जो आउटपुट है वो कितना निकल रहा है। तो हमें बच्चों को सेक्स एजुकेशन के साथ उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और ये ड्यूटी किसकी है? एक काउंसलर की ड्यूटी है, ये पेरेंट्स की भी ड्यूटी है। लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं होता। जैसे CBSE ने एक नॉर्म बना रखा कि हर स्कूल में साइकोलॉजी का टीचर अपॉइंट होगा, कोई स्कूल नहीं अपॉइंट करता। कहते फालतू में क्या ज़रूरत है इसकी, क्यों खर्चा बढ़ाया? सर वो अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो साइकोलॉजी नहीं पढ़ाता, वो अरेंजमेंट टीचर होता है। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। NIT कुरुक्षेत्र में पिछले 2 महीने में 4 बीटेक स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है ये, और इसकी गंभीरता और भी बढ़ जाती है क्योंकि इसका स्टूडेंट्स से लेना देना है। अगर हम NCRB डेटा की बात करें तो करीब 1 साल में पूरे भारत में 13,000 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, यानी कि हर घंटे एक छात्र स्टूडेंट इस सुसाइड कर रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट से रिलेटेड ये बात करना ज़रूरी है। आज इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में विशेष मेहमान है सीनियर प्रोफेसर शालिनी सिंह फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, MD यूनिवर्सिटी रोहतक। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। देखिए मैडम, NIT कुरुक्षेत्र में जो पिछले 2 महीने में हुआ, 4 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड इज़ अ वेरी सीरियस इशू। एज ए साइकोलॉजिस्ट, और आप तो प्रोफेसर भी हैं, स्टूडेंट्स के अंदर ही रहती हैं, आपके खुद के स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स आप पास आउट कर चुके हैं, तो स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी आप ऑन ग्राउंड भी और एज ए सब्जेक्ट भी दोनों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इस मुद्दे को कैसे देखते हो? सबसे पहले तो मैं हरियाणा टॉक्स का थैंक्स करूंगी कि उन्होंने इतने गंभीर विषय पे, इतने गंभीर और ग्रेव इशू पे आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि ये बात जहाँ तक हमारी, जैसे मैं न्यूज़ में देख भी रही थी, ये आज इतने से मंथ्स में 4th केस है जिसमें ये एक सुसाइडल इशू की बात करी है। और व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द न्यूज़ ऑल्सो, ये हमें बहुत ज़्यादा एक कंसर्न लगता है किसी भी इंस्टीट्यूट में। आई एम नॉट सेइंग पर्टिकुलरली किसी भी NIT की बात है, हम किसी भी यूनिवर्सिटी सेटअप में, कॉलेज सेटअप में या इंस्टीट्यूट में जहाँ पे भी टीच करते हैं, ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि हमें स्टूडेंट की वेलबींग को देखना है। और एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि सुसाइड बच्चे ने क्यों किया, जब इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा वो डिप्रेस्ड हो गया था, इतना उसके ऊपर अवसाद हो गया था, इतना उसके अंदर तनाव पाइलअप हो गया था कि आज उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का निश्चय लिया। और आप देखिए, अगर हमारे हाथ में छोटी सी सुई भी चुभ जाती है तो वो भी हमें कितनी देर तक दर्द देती है, लेकिन उस बच्चे ने कितना साहस जुटाया होगा अपने आप को ख़त्म करने का। अब एज ए साइकोलॉजिस्ट मेरा ये मानना है कि मैं किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को ब्लेम नहीं करूँगी। वी नीड टू सी के पहले तो उस बच्चे के पेरेंटिंग कैसी है। कई बार ऐसा होता है, पेरेंट्स किसी बच्चे को किसी प्रोफेशनल कॉलेज में भेजते हैं, प्रोफेशनल स्कूल में भेजते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं। लाइक पेरेंट्स कई बार कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए, मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए, मेरे बच्चे को CA बनना है। यू नीड टू सी के बच्चे के अंदर वो जो गुण है, वो योग्यता है कि नहीं है। एवरी चाइल्ड कैन नॉट बिकम एन IITian, एवरी चाइल्ड कैन नॉट बिकम एन इंजीनियर एट अ वेरी टॉप लेवल प्रोफेशनल स्कूल। तो हमें ये देखना है बच्चों के अंदर एक स्किल को डेवलप करना है, उस बच्चे के पोटेंशियल को देखना है। क्योंकि जब बच्चे की पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, बच्चे ये मान के चलता है कि मेरे माता पिता की पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि मुझे उसी लेवल तक पहुंचना है,
तो बच्चे के अंदर उसका मेंटली फिजिकली एक बर्डन फील करता है। अभी आप देखेंगे 10th का रिजल्ट आया है, जी 10th के रिजल्ट में बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कुछ ऐसे बच्चों को मैं जानती हूँ जिनके पेरेंट्स ने बोला कि माय चाइल्ड हैज स्कोर्ड 487 आउट ऑफ 500, बट इवन देन ही इज नॉट हैप्पी। तो आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि जिसके 390 आए हैं वो बच्चा खुश है, उसके घर में एवरीबडी थिंग इज गोइंग नॉर्मल। लेकिन जिस बच्चे के 487 आए हैं उनके घर में एक तरीके से बहुत ही ग्लूमी एनवायरनमेंट, आई वुड से कि मातम बना हुआ है। बच्चा ये कह रहा है कि मेरे 13 मार्क्स गए कहाँ। वाई टू हैव दिस टाइप ऑफ टेंशन? अभी तो जिंदगी का पड़ाव अलग अलग उसको करना है। 10th के बाद उसको 12th में जाना है। एंड एट द वेरी सेम टाइम जब उनके पेरेंट्स से बात हुई, पेरेंट्स आर ऑल्सो सपोर्टिंग द चाइल्ड इन द सेंस सपोर्टिंग क्या, उसको ये कहने की बजाय कि बेटा यू हैव स्कोर्ड वेरी हाई, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, वो ये कह रहे हैं कि अरे तेरे साइंस में इतने नंबर कम कैसे आए। तो यहाँ पे अब बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि मुझे मेरे अगर 487 आए तो आई वुड बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बेटा मुझे ना बिल्कुल इस वे ने एक बात याद है कि पहले जब हम 10वीं 12वीं में होते थे, और आपको भी उस समय याद होगा, 10वीं में पास होने के बाद पूरे गांव में गुलदाना बंटवा देते थे। मतलब बच्चा ये कहते जी थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर है, एवरीबडी यूज्ड टू से कि भाई हाँ बच्चा फर्स्ट डिविजनर है। मतलब देखो हर चीज़ की एक सीमा होती है। आप 487 मार्क्स पे बच्चे को आप प्रेस करिए, उसको लाइक यू नीड टू उसके प्रोत्साहन को और बढ़ाइए कि कोई बात नहीं, वी आर वेरी हैप्पी। बट पेरेंट्स आर ऑल्सो वांटिंग, अरे और सबसे बड़ी बात कंपैरिजन। दैट लेडी स्टेटेड टू मी कि मैम वो जो पड़ोसी हैं उनके बेटे का तो 492 है। वाई टू मेक अ कंपैरिजन? आप अपने बच्चे का देखिए, आपके बच्चे के पोटेंशियल के हिसाब से अगर 1-2 नंबर कम भी आ गए तो हम उसको डीमोटिवेट ना करें। अब जो बच्चे की बात आई सुसाइड वाली, जिसपे मैं एज उससे पहले मैं ना नारनौल में ही क्लास 10th का जब रिजल्ट आया सीबीएसई का मैडम, तो नारनौल में ही एक बेटी ने सुसाइड भी किया। ये अभी 2 दिन पहले की बात है, और वो 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गई थी और बड़ी परेशान थी, एंड शी ऑल्सो कमिटेड सुसाइड। और जो आपने बातचीत की ना कि कंपैरिजन, देखो मैडम इंडियन फैमिलीज़ के अंदर ये चीज़ बड़ी कॉमन है। शर्मा जी का लड़का, वर्मा जी का लड़का, मतलब आस पड़ोस के बारे में बात कंपैरिजन हर माँ बाप करता है। कहीं माँ करती है, कहीं पिताजी करते हैं, और ये सच्चाई है। एज एन एक्सपर्ट आप क्या देखते हो कि कंपैरिजन करना कितना घातक हो सकता है? देखिए सर, मेरा मानना है कंपैरिजन अप टू अ सर्टेन लेवल इज़ ओके। हेल्दी कंपटीशन आपको ग्रो करवाता है, लेकिन अगर आप उसको अनहेल्दी वे में लेते हो वो आपकी लाइफ को, आपकी ओवरऑल वेलनेस को बहुत डिटीरियोरेट करता है। पता कैसे लगे कि अब बहुत हो गया, अब बच्चे को और पुश नहीं करना? बिकॉज देखिए एक लेवल पर आके जो हमारा कॉग्निटिव ब्लॉक हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा सिर्फ 5 घंटे पढ़ा, 8 घंटे नहीं पढ़ रहा, उनका बच्चा पड़ोसियों का, शर्मा जी का या वर्मा जी, जिसका भी जिनका भी बच्चा है, मतलब वो इतनी देर पढ़ता है, उसका सिटिंग आवर्स बहुत है। अरे आप ये देखो कि 5 घंटे पढ़ना, 8 घंटे पढ़ना, उसमें बच्चे का क्वालिटी जो आउटपुट है वो कितना निकल रहा है। लेकिन एक लेवल पे आके बच्चे के अंदर कॉग्निटिव ब्लॉक हो जाता है, हमारे संज्ञान में कोई चीज़ नहीं आ रही होती। एंड फर्स्ट अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू असेस द एप्टीट्यूड ऑफ अ चाइल्ड। हमें बच्चे के एप्टीट्यूड का मापन ज़रूर करना चाहिए। अगर मुझे मालूम है कि आज अगर मेरे बच्चे के अंदर पोटेंशियल नहीं है, मैथ्स का पोटेंशियल नहीं है, मैथ्स से ही इज़ रियली स्केयर्ड ऑफ इट, व्हाई टू टेल व्हाई इज ही गोइंग फॉर पीसीएम, व्हाई नॉट टू गो फॉर ह्यूमैनिटीज़। तो इस लेवल पे आके जो निर्धारित हमें करना होता है ना, कंपैरिजन जो हमें करना है, उसमें हमें पेरेंटल काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें एज ए साइकोलॉजिस्ट बच्चे की काउंसलिंग करने की बजाय पेरेंट्स की काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप बच्चे के प्रोत्साहन को बढ़ाएं, आप बच्चे के स्किल को बढ़ाएं। और मैंने आपको बताया बच्चा जब, ज़रूरी नहीं आप देखेंगे अंबानी जी को भी जब आप देखेंगे जो उनके पिताजी थे, ही वॉज नॉट दैट टाइप ऑफ लाइक, ऐसा कोई था नहीं, बट नाउ धीरूभाई अंबानी जी, बट नाउ यू कैन सी एम्पायर है उनकी पूरी की पूरी। और मैंने तो एक वो एडवर्टीजमेंट याद आ रही है कहीं इसी चीज़ को लेकर के, किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद से टीवी पर ऐड देखी थी कि एक बार बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले थे, सभी के पेरेंट्स को इकट्ठा किया गया और उनको वो जो उनका बच्चा प्री बोर्ड के जो एग्ज़ाम का जो पेपर था वो पेरेंट्स को दे दिया गया कि अब आप इसको करके दिखाइए।
तो किसी ने स्कोर 100 में से 30 किया, किसी ने 25 किया, किसी ने 40 किया, 45 किया। उन्होंने कहा अब हम आपके बच्चों का रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं, तो आप जब बच्चे से कंपैरिजन करें तो आप अपना रिजल्ट भी देखिएगा, क्योंकि आप बच्चों की तरफ टू मच जो ना प्रेशर दे रहे हो और आप खुद कहाँ स्टैंड करते हो। एग्जाम प्रेशर चीज़ होती ही ऐसी है। मैं आपको एक सर बड़ा एक एग्जांपल देना चाहूँगी। आई वॉन्ट नेम दैट इंडस्ट्रियलिस्ट जी। अभी अहमदाबाद का एक केस है और अदानी पोर्ट का है। तो देयर वॉज अ वन पर्सन एंड ही मेट समबडी एंड ही सेड कि सर आप हमारे साथ आ जाओ। ही सेड आई कैन नॉट कम विद यू। कहता नहीं सर, यू विल बी एबल टू एंजॉय योर लाइफ। ही सेड हाउ मच इज योर सैलरी? ही सेड आई एम गेटिंग अराउंड 3.5 लाख पर मंथ। ही सेड यू नो मेरी EMI कितनी है? मैं 60 लाख EMI दे रहा हूँ और मेरे अंडर 50 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें कि मेरी रेंज है 7 लाख पर मंथ में एक एम्प्लॉय को दे रहा हूँ, ऑन एन एवरेज 3 to 7। तो ये ज़रूरी नहीं है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है अगर वो वेल रेड है, और ज़रूरी नहीं है कि उसका कंपैरिजन। एंड आई नो दैट पर्सन पर्सनली, ही वाज जस्ट एन एवरेज बॉय जी। वो एक एवरेज था। उसकी जो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं, हमेशा ये होता था कि एग्जाम से थोड़े दिन पहले पढ़ना। एंड उसकी जो मदर उसके पीछे पीछे भागी रहती थी, लास्ट नाइट फाइट। एग्जैक्टली। एंड ही मतलब इज अ वेरी वेल रेड बॉय, बॉयज की तो ज्यादातर आदत यही होती है। मतलब ये है, और टचवुड, एंड ही इज रियली ग्रोइंग सो वेल जी मैडम। तो हम जब कंपैरिजन, एंड मुझे अभी तक याद है कि उसकी मदर ये कहती थी कि तुम करोगे क्या? उनका बेटा देखो IIT में हो गया। दैट बॉय डिड MBA आल्सो फ्रॉम अ वेरी गुड प्रोफेशनल स्कूल। बट जो कंपैरिजन था ना, एक मदर, पेरेंट्स का डर था, पता नहीं बच्चा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब तो पेरेंट्स आर दे आर इन हेवन उसके। बट इवन देन ही सेज कि उनकी ब्लेसिंग से सी आई एम ग्रोइंग सो वेल। तो मैंने बताया ना मैडम कि मेंटल, एक तो ना मेंटल डिप्रेशन है, इसका बताइए। और खास करके NIT कुरुक्षेत्र के जो 4 सुसाइड्स, उस कॉन्टेक्स्ट में मेंटल प्रेशर ने कितना बड़ा रोल प्ले किया होगा? देखिए, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, जो मेंटल हेल्थ नहीं, वैसे हम ओवरऑल जो हेल्थ है वो हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों चीज़ें हैं। हाँ, आजकल का जो यूथ है उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, 2-3 चीज़ें मैं आपको इस पे फोकस करना चाहूँगी। पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस को छोड़िए, कई बारी हम टीचर्स भी, एज अ टीचर भी हम कई बार बच्चों पे बहुत प्रेशर डाल देते हैं। असाइनमेंट्स भी होगा, आपका ये असेसमेंट भी होगा, सेशनल्स भी होंगे, अटेंडेंस का भी है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। और कई बार शायद अगर हम उन्हीं बच्चों को एज ए मेंटोर उनको काउंसलिंग सेशंस दें, तो मुझे लगता है इस प्रॉब्लम को काफ़ी देर तक सॉर्ट आउट करा जा सकता है। जैसे कि काउंसलिंग, ज़रूरी नहीं है आप टीचर हैं, ठीक है, द चाइल्ड और द स्टूडेंट इज नॉट कंफर्टेबल मच विद यू, बट जो हमारे मेंटोर मेंटी सेशंस होते हैं उसमें आप मेरे स्टूडेंट हैं कि नहीं है, नहीं, कोई और बच्चा मेरे साथ आएगा, उस बच्चे को जब मैं कॉन्फिडेंस में लूँगी, एक रेपो स्टेब्लिश करूँगी, द चाइल्ड वुड बी वेरी कंफर्टेबल विद मी। और कई बार हमारे पास बच्चे ऐसे आते हैं कि वो शायद अपने पापा मम्मी से इतनी खुल की बात नहीं कर पाते, वो केवल अपने टीचर से बात नहीं कर पाते, वो एक काउंसलर से अच्छी तरह बात कर पाते हैं। काउंसलर का मतलब ये नहीं है कि मुझे प्रोफेशनल काउंसलर की मैं बात कर रही हूँ। अगर हमारे इंस्टीट्यूट्स में भी, हॉस्टल्स में भी, अगर टाइम टू टाइम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से प्रोफेशनल्स को, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को इनवाइट किया जाए और टाइम टू टाइम बच्चों से बात की जाए, तो उनका कैथारसिस होता है। क्योंकि देखिए, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में बच्चों के डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज आर देयर। ये नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होता है, कई बार किसी का इमोशनल टर्मोइल हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, एंड समबडी इज़ हर्ट बाय समबडीज फीलिंग, या किसी टीचर ने कुछ कह दिया है, या उसके पीयर ग्रुप ने उसको कुछ कह दिया है, तो ये बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं चीज़ वो घर कर जाती है, जिससे वो ओवर थिंकिंग भी करते हैं। मैडम, एक बात बताइए, जब आप बड़े हो रहे थे, हम बड़े हो रहे थे, तो हमारे तो दोस्त होते थे, प्रेशर तो हमारे ऊपर भी था, और प्रेशर तो प्रेशर होता है, लेकिन हम तो दोस्तों के साथ बात करके, और वो दौर कैसा था, हम बिना काउंसलिंग के निकाल कैसे गए? सर, आजकल के बच्चों के दोस्त कौन है? वर्चुअल दोस्त हैं, है ना, वो सोशल साइट से जुड़े रहते हैं, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, देयर आर सो मेनी सोशल साइट्स ऑन विच दे वांट टू बी, दे आर कनेक्टेड। और उसमें एक चीज़ और भी है, जो एक कॉन्सेप्ट होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। रील्स देखते हैं, रील्स में वो कहते हैं अरे मेरा फ्रेंड तो अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ इंजॉय कर रहा है, अब्रॉड घूम रहा है, पेरेंट्स के साथ जा रहा है या कहीं जा रहा है, जिससे कि हमें लगता है कि हमारी लाइफ, वी आर बिजी इन मीटिंग द टारगेट्स, वी आर बिजी इन मीटिंग आवर कॉम्प्लेक्सेस। सो फियर ऑफ मिसिंग आउट लीड्स टू द डिप्रेशन, लीड्स टू द एंग्जाइटी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी सर, इसमें कई बार हमें एकेडमिक एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जब वो एकेडमिक एंग्जाइटी कई बार दैट टर्न्स आउट टू बी न्यूरोटिक एंग्जाइटी।
अच्छा। भाई जैसे एक कई क्लास में जैसे बच्चे आते हैं, सेशन स्टार्ट हुआ, सेशन के स्टार्ट होते ही उनको ये लगने लग जाता है कि नहीं एक टॉपिक हो गया, वी नीड टू हैव द नोट्स, वी नीड टू हैव द मटेरियल, दे वुड बी आफ्टर द टीचर्स कि मैम ये मटेरियल प्रोक्योर करवा दो, ये करवा दो। भाई थोड़ा सा टाइम तो आपको ओरिएंटेशन में भी लगता है, थोड़ा सा चिल रहो। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लास्ट मोमेंट तक भी दे आर मेरी गो लकी पीपल, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। मतलब एवरीथिंग शुड बी एट द मॉडरेट लेवल। जी। तो जब एकेडमिक एंजाइटी न्यूरोटिक एंजाइटी बन जाती है, जिसमें कि सोते जागते आपको यही दिख रहा है कि नहीं मेरे को तो पढ़ाई का देखना है, वो देखना है, नहीं, इट शुड बी एट मॉडरेट लेवल। क्या नए बच्चों की रिजिलियंस पावर कम हो गई है? रेजिलियंस पावर कम हो भी गई है क्योंकि वो अपने आप को वर्चुअली इतना कनेक्ट कर चुके हैं। वो सोचते हैं कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, लेकिन एक्चुअल फॉलोअर ऑफलाइन तो उनका कोई भी नहीं है ना। किसी के साथ अगर कैथारसिस करना है, दे डोंट हैव एनीबॉडी विद हुम दे कैन शेयर देयर ग्रीफ, सॉरो और हैप्पीनेस। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके लिए एक ग्रोथ माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले टाइम में था, जैसे हम मान के चलते हैं, जैसे हमारे दादा दादी हमारे जॉइंट फैमिली थी, तो उनका थोड़ा सा माइंडसेट फिक्स्ड है कि भाई ये नहीं हो सकता। जैसे कि शुरू में हमें ऑनलाइन का लगता था कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हमारे स्टूडेंट सफ़र करेंगे, हम कैसे क्लासेस को मीट करेंगे। लेकिन वी नीड टू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट में और फिक्स माइंडसेट में सर ये फ़र्क होता है कि फॉर एग्जांपल आई एम स्केयर्ड ऑफ मैथ्स, ठीक है, मेरा टीचर ये कहता है, मैं सम करके लेके गई और मैंने अपने टीचर को दिखाया तो I could not do it. My one teacher says, you're not fit for maths. तुम तो मैथ्स के लिए बनी ही नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो. Go and leave this subject and do something else. लेकिन एक और टीचर वो एक कहता है कि आपने इसे फॉर्मूला ठीक लगाया है, लेकिन जो आपका आंसर आया वो ठीक नहीं आया है, आप कर सकते हो अगर आप इसमें और मेहनत करो. See, this is the way how we need to inculcate the positivity and resilience in the child. भाई बच्चे का रुझान है मैथ्स के लिए, लेकिन अगर वो ठीक नहीं कर पाया तो हमें उसको डीमोटिवेट नहीं करना है. रेजिलियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. बाउंस बैक, यही होता है ना, बाउंस बैक. तो बच्चों के अंदर जो विषम परिस्थितियां जो क्रिएट हो रही हैं, उसमें मैं सोशल मीडिया को भी वन ऑफ द फैक्टर्स. अच्छा, ये मैडम ये और बताइए कि एनआईटी कुरुक्षेत्र में जो कुछ 2 महीने में 4 सुसाइड, इट इज़ नॉट नॉर्मल एंड इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, इट इज़ टू मच. क्या ऐसा होना चाहिए कि ऐसी इस तरह की घटना किसी भी इंस्टीट्यूट में ना हो? कौन कौन सी चीज़ें इन प्लेस होनी चाहिए? तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो वो, मैंने किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसा हो, अगर ऐसा लग रहा है किसी में भी, तो हमें टाइम टू टाइम काउंसलिंग सेशन ज़रूर करवाने चाहिए. जैसे आपको याद होगा कोरोना टाइम में ऑनलाइन हेल्पलाइन स्टार्ट हुई थी, जिसमें कि एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हम लोग डिफरेंट सेगमेंट के लोगों को डिफरेंट टाइमिंग्स पे परामर्श देते थे. और उनके इश्यूज़ भी कई बार बड़े अलग अलग से होते थे कि मैडम हमें राशन नहीं मिल रहा है, हमें डिप्रेशन हो रहा है. तो हम उन्हें कई बार समझाते भी थे कि आप इस जगह से प्रोक्योर कर सकते हैं, बट हमारा बेसिक काम जो है वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखना है, आपके लाइफस्टाइल को बेटर करना है. तो लेकिन जब वो बातचीत करते थे ना, उससे ही उनका मूड बहुत ज़्यादा ठीक हो जाता. कई बार बात करने से ही. इसमें जो रोल है वो काउंसलिंग के साथ साथ हमें पेरेंटल काउंसलिंग में भी समझाना चाहिए. आपने देखा होगा घर में 4 लोग हैं, चारों के पास अपने अपने लैपटॉप है, सब अपने अपने रूम में बैठे हैं. डिनर टाइम में भी वो लोग अपनी ही दुनिया में बिजी होते हैं. तो वी नीड टू हैव अ डिजिटल डिटॉक्स. एक तो हमें ये रखना चाहिए, चाहे मैं एज अ प्रोफेसर बता रही हूँ, चाहे मैं एज अ मदर बता रही हूँ, 2-3 घंटे तो हमें अपने मोबाइल को भी नहीं देखना चाहिए. जबकि आई डू एग्री कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं कहूँ कि मैं अपने मोबाइल को बंद करके रख दूँ, क्योंकि हमारी ऑफिशियल बहुत सारी होती हैं, बट बच्चों के लिए तो हमें डिजिटल डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है. कई कंट्रीज ने कर भी दिया है, शायद ऑस्ट्रेलिया ने. हाँ जी, बिल्कुल किया, एंड इट इज़ वेरी गुड. और कई बार आप देखेंगे ऐसा लगता है अगर आपका मोबाइल बंद है ना, अगर आप ऑन करेंगे 3-4 घंटे बाद, तो आपके अंदर ना एक ऐसी फील होती रहेगी तब तक, पता नहीं कितने मैसेज आ गए होंगे, कितनी इंपॉर्टेंट कॉल्स आ गई होंगी, बट द मोमेंट यू ओपन योर फोन यू फाइंड दैट नोबडी हैज़ बीन देयर हु हैज़ बीन कॉलिंग यू. तो अननेसेसरी जो हम एक टेंशन पाल के रखते हैं वो हमें रिमूव करनी है. दूसरा जो मेरा काउंसलिंग का ये है कि हम कैथारसिस करें जब हम सामने वाले से बात करते हैं, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपके माता पिता हैं. जैसे आपने बताया जी कि जब आप अपने कॉलेज टाइम में आप दोस्तों से ही बातचीत करके खुश रहते थे, वो कैथारसिस था. मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, आई यूज्ड टू बी वेरी कंफर्टेबल विद माय मदर. जो भी बात होती थी मैं अपनी मम्मी को आके बताती थी. और मैंने देखा है, अभी ऐसा नहीं है कि बच्चे बताते नहीं है, बच्चे शेयर करते हैं अपनी
अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी, और मुझे लगता है कि हमें स्पेस देना चाहिए। और ये नहीं कि अगर कुछ बच्चे ने गलत करा तो इमीडिएटली हम इतने लाउड हो जाएं या इतना उनको पनिशमेंट देने लग जाएं, या हम ये कहें कि नहीं यू इतना स्कॉल्ड करें। दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। जज करें, उनको जज करें, और हम बहुत जल्दी क्विकली वी शुड नॉट जंप ओवर द डिसीजंस। हमें दोनों पक्ष की बात सुननी है। अगर मैं एग्जांपल लूँ एज अ टीचर, मुझे लगता है कि बच्चा मेरे साथ बड़ा ही वेल कनेक्टेड फील करता है। एज जो मैं स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, वो आके मेरे से इनफॉर्मल बात भी करता है। हमें उसके साथ एक अच्छी रेपो बनानी है। अगर हम हॉस्टल्स की बात करें, हॉस्टल में बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो बच्चे आके हमारे साथ डिस्कस करते हैं। अगर हॉस्टल्स में भी, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल है चाहे वो बॉयज़ हॉस्टल है, अगर हम टाइम टू टाइम एज अ काउंसलर उनके डिफरेंट यूं ही चले जाएं, राउंड लगाएं और बच्चों से बात करें कि कोई इशू है तो आप बताइए, तो मुझे लगता है वो माहौल बदल जाएगा। क्योंकि एक बच्चा दूसरे बच्चे को नहीं बताना चाहेगा। जैसे इस बच्ची के केस में शी वॉज नॉट पिकिंग अप द कॉल्स, तो कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस, एम्प्टीनेस। और जब अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको असफलता मिल गई और आप किसी से बात करना बंद कर रहे हो, तो वो जो असफलता की एंग्जाइटी है वो आपके अंदर पाइल अप होती गई, जिससे कि जो आपके पॉजिटिव थॉट्स है ना वो नेगेटिव में बदल जाते हैं। आपके अंदर निराशावादिता आती है। जब आप काउंसलर से बात करते हो तो आपके अंदर ऑप्टिमिज्म आता है, आशावादिता, क्योंकि वो आपको समझाएगा अगर आज मैं प्रोफेसर ना भी बनती, आज मैं टीचर ना बनती, तो ये तो नहीं था कि मैं लाइफ में कुछ ना कुछ तो करती, अच्छा ही करती। तो अगर मैं ये सोचूं कि नहीं, मैंने तो लाइफ में, अगर मेरे को तो ब्यूरोक्रेट बनना था, नहीं मेरे लाइफ में अलग कुछ होता, मेरे को बहुत सारी मैन पावर मिलती, सैल्यूट मिलती, मुझे लगता वो तो मुझे नहीं मिली, तो बट आई नीड टू जस्टिफाई माय दिस पोजीशन आल्सो। मैडम एक चीज़ और, हमारे यहाँ जिस सीट पर आप बैठे हैं, डॉक्टर सोनिका मान आई थी हमारे यहाँ मान हॉस्पिटल में, बड़ी सीनियर डॉक्टर हैं। तो उन्होंने बड़ा शॉकिंग एक घटना बताई। मैं वो अब टॉपिक को थोड़ा सा सीरियस लेके जा रहा हूँ कि यंग एज में इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं। उन्होंने कहा कि सर आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी कि मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं लूँगी, हमारे पास अबॉर्शन के केस बहुत आते हैं यंग लड़कियों के, और अनमैरिड लड़कियाँ होती हैं, और वो आसपास कॉलेज से लड़कियां जो पढ़ने आती हैं उन्हीं में से होती हैं। और जब हम उनसे बात करते हैं, काउंसलिंग का आपने बताया, तो मतलब मुझे ये जान के, मुझे उनसे बात करके पता लगता है कि उनको सेक्स एजुकेशन से संबंधित कोई जानकारी होती ही नहीं है। क्योंकि ये जो वहाँ तक अगर बात पहुँची है तो उसमें उस एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, और वो उस प्रेशर में कई लोग तो अपनी जान तक ले लेते हैं। तो इस तरह की बातें भी सामने आई है। तो यंग एज में, क्योंकि ये चीज़ें अब बच्चे हैं, इमोशन है, सारी चीज़ें हैं, इसका रोल कहाँ, क्या लगता है आपको? मुझे अभी तक याद है 10th में हमारा सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड, सेक्स हार्मोन से रिलेटेड एक चैप्टर होता था। सर मुझे याद पड़ता है वो टॉपिक हमारी फीमेल टीचर थी, वो छुड़वा देती थी। वो कहती थी अपने आप कर लेना, बिकॉज इट वाज अ कोएड स्कूल, है ना। मतलब वो कहते थे ये चीज़ ऐसे है, इसको समझ, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। लेकिन थोड़ा तो बता देते थे। हाँ, बट आज के सिनेरियो में ऐसा नहीं है। टीचर्स वेल एजुकेट करते हैं। इसमें एक और चीज़ और भी है, जैसे उन मैम ने बताया कि अबॉर्शन के केसेस कई बारी इमोशंस हैं, नीड्स हैं, और बच्चा कहीं ना कहीं उसमें भटक जाता है। मैं इसमें लड़की का भी कसूर नहीं मान रही हूँ, मैं लड़के का कसूर भी नहीं मान रही हूँ। कई बारी ऐसा हो जाता है कि दोनों के पार्ट पे गलती होती है, बट इट इज़ दैट एज जिसमें उनको अबॉर्शन के लिए जाना पड़ रहा है। एक और चीज़ भी मैं बताना चाहूँगी, आजकल जो हमारी ये दुनिया में जो चकाचौंध है ना, हमें लगता है मेरे को ये भी मिलना चाहिए, मुझे ये भी मिलना चाहिए। ऐसे केस में बच्चों ने गलत रास्ते अपनाने शुरू कर दिए जी। उन गलत रास्तों के लिए उनको ये लगता है कि, एक छोटा सा एग्जाम्पल है बट मीडिया के आगे मैं कहना चाहूंगी, अगर आज मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है ना तो ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं। हाँ, ये भी उन्होंने बताया कि मतलब बच्चों दिमाग में ये रहता है, फितूर हो गया है। हाँ, मतलब मुझे लगता है अगर आप कहीं एक पार्टी में जा रहे हैं, सब लोग सोशल ड्रिंक्स ले रहे हैं, सबने लिया, लेकिन एक जो टी टॉटलर है वो नहीं ले रहा है, उसकी एक अलग रिकॉग्निशन है, उसकी एक अलग पहचान है।
तो हमें बच्चों को सेक्स एजुकेशन के साथ उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और ये ड्यूटी किसकी है? ये काउंसलर की ड्यूटी है, ये पेरेंट्स की भी ड्यूटी है। लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं होता। जैसे सीबीएसई ने एक नॉर्म बना रखा कि हर स्कूल में साइकोलॉजी का टीचर अपॉइंट होगा, कोई स्कूल नहीं अपॉइंट करता। कहते फालतू में क्या ज़रूरत है, क्यों खर्चा बढ़ाया? सर वो अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो साइकोलॉजी नहीं पढ़ाता, वो अरेंजमेंट टीचर होता है। अभी आई एम अ डायरेक्टर ऑफ वन सेंटर, तो उस बच्चे ने बताया कम फ्रॉम दिस स्कूल एंड विच इज़ वेरी पॉपुलर स्कूल इन द बेल्ट ऑफ करनाल साइड। तो आई सेड कि बेटा जब आप वेरी पर्सन दैट स्टूडेंट हैज गॉट अ वंडरफुल पर्सनालिटी, तो मैंने कहा आपके यहाँ काउंसलर? कहते मैम काउंसलर तो थे वहाँ पे, बट शी हैड नेवर बीन गिवन काउंसलिंग टू अस, शी हैड ऑलवेज बीन अरेंजमेंट टीचर फॉर अस। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो काउंसलर है, जब आप सीबीएसई में नॉर्म्स हैं कि यू शुड अपॉइंट अ काउंसलर, तो यू शुड टेक द सर्विसेज ऑफ काउंसलिंग फ्रॉम दैट काउंसलर। क्योंकि जो काउंसलिंग एक स्कूल लेवल से लेके अप टू 12th तक जो उस बच्चे को परामर्श मिलेगा परामर्शदाता के द्वारा, वो उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो एक तरीके का काम करेगा, सीमेंटेड कर देगा उसके इंग्राम्स में कि हाँ बेटा आपने कदम ध्यान से रखने हैं, आपको एंग्जाइटी को दूर रखना है, डिप्रेशन कभी आने नहीं देना, और लाइफ में अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश करनी। एक मेंटल ब्लॉक है मैडम पेरेंट्स के दिमाग में भी, और हो सकता है कि जो एजुकेशन में बाकी टीचर, फिजिक्स का टीचर है, केमिस्ट्री का टीचर है, सीरियस है ना, उनको लगता है अगर ये इस तरह की बातें अगर बच्चों से होंगी तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। जबकि हकीकत दूसरा है, अगर ये बातें नहीं होंगी तो बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, गलती करने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे सेक्स एजुकेशन है, अब ज़्यादातर पेरेंट्स इस नाम से थोड़ा सा हो जाएगा, नहीं ये कोई बात करने वाली बात है। लेकिन सर आज के सिनेरियो में जो पेरेंट्स काफ़ी हद तक 75% जो परसेंट है बच्चे, वो दे आर वेल एजुकेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स साइड। मुझे लगता है माओं को भी और फादर्स को अपने बेटों को और मदर्स को अपनी डॉटर्स को एजुकेट करना चाहिए कि सपोज करो अगर किसी का बच्चा अब्रॉड जा रहा है, बिकॉज आजकल हायर एजुकेशन के लिए ठीक है देयर आर चांसेस, और आजकल आप देखिए कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में भी जिस हिसाब का माहौल है, तो आई थिंक अगर पेरेंट्स उनको वेल एजुकेट करेंगे तो ऐसे केसेस, अबॉर्शन वाले केसेस नहीं आएंगे। इससे तो क्या हो रहा है, बच्चों का फिजिकल मेंटल वेलबींग बिल्कुल खत्म हो रहा है। तो इसके लिए जो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए अगर हम शुरू से ही बच्चों को अवेयर करते हैं, बिकॉज आज के सिनेरियो में हुआ क्या है, हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो तो किया है, बट ना तो हम इधर के रहे ना उधर के रहे, वी आर बिकम टोटली इन द कंडीशन ऑफ अ सैंडविच। मतलब हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स बच्चों को समझाने हैं। और अगर हम ये मान के चलें कि आजकल के बच्चों में समझ नहीं है, तो ये शायद हम गलत सोच रहे हैं। आज का बच्चा बहुत क्रिएटिव है। आज का बच्चा देखिए आप मोबाइल कैसे हैंडल करता है, मैं इतनी अच्छी तरह हैंडल नहीं कर सकती जो एक सेकंड क्लास का बच्चा बेटर तरीके से हैंडल कर सकता है। बच्चा जो है उसमें क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, मोर क्यूरियोसिटी है, मोर इंक्विजिटिवनेस है। पहली बात तो हम इन स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी को सप्रेस करने की कोशिश ना करें। अगर कोई बोल्डली क्वेश्चन पूछता है हमें उससे आंसर करना चाहिए। दूसरी बात जो हम मेन मुद्दे जिसकी हम ये सुसाइडल की बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि अगर हम टाइम टू टाइम, अगर महीने में एक बार, जैसे कि हर एक यूनिवर्सिटी ने मेंटर मेंटी सेशंस बना रखे हैं और उनकी महीने में 4 बार क्लासेस वो मीट करते हैं। अब नॉर्मली ये होता है कि अक्सर मेंटोर किस टाइप का है, किस टाइप से वो इंट्रैक्शन कर रहा है, इसके साथ साथ डिपार्टमेंट्स में हर एक के लिए सेशंस बने होते हैं काउंसलिंग के, राइट। कि अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो वी डू हैव दैट टाइप ऑफ प्रोविजन, जिसमें कि हमने टाइमिंग फिक्स कर रखी है अपने सेंटर पे कि आप आइए और इस पर्टिकुलर टाइम में ये टीचर बैठेगा, इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में ये टीचर होगा जो कि आपको काउंसलिंग देगा। एंड देयर हैव बीन सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर कमिंग रेगुलरली। इसी तरीके से अगर हम ये जो आज मुद्दा आया है, ऐसा ग्रेव इशू किसी इंस्टीट्यूट में ना आए, भगवान करे किसी घर में भी कभी ना आए, तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें काउंसलर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। और कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास बच्चे को लेके जाएंगे या हम काउंसलिंग करवाएंगे तो स्टिग्मेटिक है। ऐसा नहीं है। जब हम फिजिकल हेल्थ को बेटर करने के लिए इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेकर आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए क्या करते हैं, नहीं छोड़ो ऐसा ही है, ठीक हो जाएगा। वी शुड नॉट हैव अ कैजुअल अप्रोच।
वी शुड गो फॉर द डिफरेंट काउंसलिंग सेशंस। काउंसलिंग सेशंस किसके लिए? स्टूडेंट्स के पार्ट पे, टीचर के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। मेरा मानना है कि हमें टीचर्स की काउंसलिंग भी ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ऑलवेज देयर। कुछ टीचर्स क्लास में बहुत खौफ क्रिएट करते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना, वो हम बिल्कुल गुरुकुल वाली प्रथा करेंगे तो क्या होगा, बच्चा बिल्कुल सीधा रहेगा। आप अपने घर के बच्चों को तो संभाल नहीं पाते हो, बाहर वाले बच्चे से आप पूरा का पूरा रूड बिहेवियर करते हो। क्यों? हमें कहीं ना कहीं दोनों टाइप की अप्रोचेज यूज करनी चाहिए। वी हैव टू बी कनेक्टेड विद द चाइल्ड और विद द स्टूडेंट। अगर हम 1-to-1 कनेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट के साथ, उसको कॉन्फिडेंस में लेंगे, आई टेल यू कभी ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। और दूसरी बात सर, एक बात है, आज मैंने एक डेडलाइन फिक्स करी कि आपने इस दिन असाइनमेंट सबमिट करनी है जी। किसी कारणवश वो बच्चा उस असाइनमेंट को उस दिन नहीं फिक्स कर पाया। नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द ईस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर में आपने नहीं करी तो यू वुड बी पनिश्ड। दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। On the basis of a personal experience, I am saying that they believe that complete deadline. लेकिन अगर कभी कोई स्टूडेंट से लेट हो गया तो उसके लिए we need to be flexible as a teacher. It should not be like that कि नहीं, अगर आज तुमने नहीं की तो तुम्हारे इतने मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, you are this and this. जब हम ऐसा प्रेशर भी डालते हैं तो भी बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं धीरे धीरे एंग्जाइटी होती है, डर होता है, फियर, इनहिबिशंस होती हैं, जिस कारण वो बच्चा नहीं बोल पाता। और स्पेशली डिप्रेशन क्या होता है, जब अंदर ही अंदर बच्चा नेगेटिविटीज़ को पाइल अप करे जा रहा है और बाहर कुछ भी नहीं, वो कुंठित हो जाता है। और ये जो मानसिक जो कुंठा है वो उसके अंदर डिप्रेशन और सुसाइडल एस्पेक्ट को लेकर आती है। एंड इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का बेसिक रूल क्या है कि आपके संज्ञान में नेगेटिव थॉट आया, उस संज्ञान में नेगेटिव थॉट, सपोज करो मेरा कल एग्जाम है, मैं एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर पाई, मे बी एनी रीजन वाज देयर और सम फैमिली सर्कमस्टांसेस, तो मैं क्या करूंगी, नहीं अगर मैं तो पेपर की तैयारी नहीं है, सत्सिंह जी तो बहुत अच्छी तैयारी है, वो तो मेरे से आगे निकल जाएंगे। साथ मेरे 2 और दोस्त आए, उन्होंने कहा अच्छा तेरी कोई तैयारी नहीं है, हम तो 4 यूनिट कर बैठे हैं। जब ये चीज़ें एंग्जाइटी पाइल अप होती हैं तो बच्चे को कंपटीशन में और कंपैरिजन में लगता है कि मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा। हमें बच्चे के अंदर रेजिलियंस, उसको इंटरनली स्ट्रांग बनाना है, उसको इमोशनली लिटरेट करना है। हमारे अंदर IQ की तो बात होती है, EQ की बात क्यों नहीं? इमोशनल क्वोशंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप रिसर्च इंसिडेंट्स देखेंगे तो आप ये फाइंड आउट करेंगे जितने भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं उनका IQ लेवल आपको 70% मिलेगा, लेकिन उनका जो इमोशनल क्वोशंट है दैट इज मोर देन 90%। सो हमें इमोशनली लिटरेट होना है। हमें सामने वाले की एज ए टीचर, मुझे उस सामने वाला जो मेरे सामने बच्चा आया, मुझे उसकी इमोशंस को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या मैंने सोचा वो कौन से परिवार से आ रहा है, उसको कितनी मुश्किल हो रही होगी, वो खेतों में भी काम कर रहा है, घर पे भी काम कर रहा है, उसके बावजूद भी मेरी क्लासेस को अटेंड करने आ रहा है। वी नीड टू हैव एम्पैथी विद दैट स्टूडेंट, ग्राउंड रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। हमें बच्चे के साथ सिंपैथी नहीं करनी, हमें एम्पैथी करनी है। सहानुभूति करने की जरूरत नहीं है, अनुभूति करो। यू पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन। मैं आपको एक अपनी लाइफ का एग्जांपल बताती हूँ। व्हेन आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ दिस डिपार्टमेंट ओनली, एंड आई रियली फील दैट आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे इतने अच्छे टीचर्स थे जो आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ, अपने टीचर्स के कारण पहुंची हूँ। और अब वो सारे सुपर एनुएट हो गए हैं, बट दे आर माई रोल मॉडल। और स्पेशली जो मेरे रोल मॉडल जिनके अंडर मैंने PhD करी है, उनसे मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी थी और अभी भी मैं उनसे सीखती हूँ। वो हमेशा ये कहते थे, लाइफ में ना तो स्ट्रेस लो ना किसी को स्ट्रेस दो। मतलब वो इंसान मेरे सामने जब भी मैं कहीं जाती हूँ किसी प्लेटफॉर्म पे, मैं हमेशा कहती हूँ कि सर, मन में सोचती हूँ कि आज आप जैसे हो ना, मतलब उनके पास हम जाते थे ना, वो कब कूल रहते थे। कोई बड़े इवेंट में उनके साथ हमारी ड्यूटी लगी तो मैं कहती थी कि सर ये काम है, हो जाएगा, टेंशन मत लो। और लिटरली कभी भी कोई इवेंट ऐसा नहीं हुआ जो उनकी लीडरशिप में कभी हमें फेलियर देखने को मिले। वो हरियाणा कहते भड़क नहीं लेते थे वो, बिल्कुल भड़क नहीं लेते, ना भड़क दे ना भड़क ले, कभी नहीं। एंड ही हैड बीन एट सो मेनी हाई पेडेस्ट्रल्स हमारे यूनिवर्सिटी में, बट कभी ना उन्होंने भड़क ली ना भड़क। ये मतलब स्ट्रेस और मेंटल डिप्रेशन ये भड़क है बेसिकली। भड़क है जी, बिल्कुल। और ये हमने भड़क और भी बना दिया, हमने इस मुद्दे को बहुत बना दिया। स्ट्रेस 2 टाइप का होता है, एक होता है डिस्ट्रेस जो नेगेटिव होता है, एक होता है यू स्ट्रेस जो पॉजिटिविटी लेकर आता है। अच्छा स्ट्रेस भी होता है। अच्छा स्ट्रेस भी होता है। लोगों को लगता है कि नहीं बस बुरा ही बुरा होता है। यू स्ट्रेस इज कि मेरी अगर सिस्टर की बिटिया की मैरिज आज,
ठीक है कि भी हमें काम है, काम बहुत करना सारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, भाई बिटिया दूसरे घर में जा रही है, कैसे, वो हल्का सा स्ट्रेस है। बट जो बच्चे वो बड़े खुश होते हैं कि सारी फैमिली इकट्ठी हो जाएगी, नई नई ड्रेसेस बनेंगी, द गर्ल इज गोइंग एट अ वेरी गुड प्लेस, अच्छी फैमिली में जा रही है, सब अच्छे से हो जाए। यू स्ट्रेस। हाँ, यर्क स्टॉटसन नाउ भी कहता है कि अगर हमारी लाइफ में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है तो लाइफ में बिल्कुल ग्रो नहीं करेंगे। अगर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो हम अवसाद में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, सुसाइडल केसेस में मतलब जाएंगे। पॉजिटिव भड़क भी होते हैं। मॉडरेट स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडरेट भड़क इज जरूरी मॉडरेट है। भड़क इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर योर वेल बीइंग। जी जी जी। तो मैडम देखो हमने बात जो ना कितना जो सुसाइड्स को लेकर के, अगर हम इस पर्सपेक्टिव से समझे, जिस पर्सपेक्टिव से आपने बात को समझाया एज ए साइकोलॉजिस्ट, और आप प्रोफेसर हैं उसके, और कितना सारा आपको लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, और आपने अपनी लाइफ के भी कितने सारे एग्जाम्पल्स आपने दिए। अगर बच्चों को इस तरह से कोई समझाए तो मुझे लगता है कि इस तरह का कदम जो है ना, कोई भी बच्चा, मुझे लगता है ये भी काउंसलिंग है, और मेरी भी काउंसलिंग हो गई। मुझे तो एक छोटा मोटा ये घर का आता है कि कई बार वाइफ जो है वो मतलब इधर उधर की बातें कर रही है, और मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। फिर हम कहीं घूमने चले जाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत मूड तो बहुत बढ़िया हो गया, कोई बात ही नहीं थी, ये नहीं। मुझे लगता है कि वो जो है ना मूड चेंज भी होता है। हाँ जी। और मुझे लगता है सर, फैमिली की जो बात करें, जहाँ थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो ना, दैट शोज लव एंड अफेक्शन फॉर ईच अदर। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हमारी लड़ाई ही नहीं होती, तो मुझे लगता है फिर आपका प्यार ही नहीं है, क्योंकि वो जब स्पार्क जरूरी है। स्पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है वही आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस और आपकी लाइफ को चार्मिंग बनाता है। हल्का फुल्का तो आर्ग्यूमेंट चाहिए लाइफ जी, के लिए। हाँ। और मेरा तो मानना है कि लिव पीसफुली। हाँ, फर्टाइल माइंड होंगे वहाँ थोड़ा और बहुत थोड़ी बहुत तो अगर होता भी है तो मुझे नुक्ताचीनी। लगता है कि नुक्ताचीनी हो रही है तो शायद कई बार आपको वो भी आपके लिए एक लर्निंग है। और दूसरा एक और जो मेरा मानना है कि जैसे अगर आपका मेरा कुछ आर्ग्यूमेंट है जहाँ हुआ, उसके बाद द मोमेंट यू आर आउट ऑफ द रूम यू शुड फॉरगेट अबाउट इट। जी जी, तभी आप उसको शायद वहीं को छोड़ जाओ। छोड़ जाओ सर, बिल्कुल। अगर आप दिमाग में रखोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, तो आपके दिमाग में चीजें आती और वो रहेंगी। छाती पर लेके नहीं सोना है। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं सर। और ये मुझे लगता है कि दिस इज द मूल मंत्र ऑफ लाइफ, कि जो हो गया उसको वहीं खत्म करो, इसको बारे में ज्यादा क्रेप करने की जरूरत नहीं होती जी, है। तो सीनियर प्रोफेसर साहिबा ने देखो कितनी सारी बातें स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, और ऑब्वियसली टीचर्स के लिए, सभी के लिए बताई कि इन सब को ना एक बैलेंस बना के चलना है, और उस बैलेंस से ही बात बनेगी। ये जो स्टूडेंट हैं ये ही हमारे भारत का भविष्य है, और इसीलिए टीचर्स को नेशन बिल्डर कहा जाता है, क्योंकि वो नेशन को बना रहे हैं। और नेशन ये बच्चे ही हैं जो आज NIT के अंदर हैं, MDU के अंदर है, KUK के अंदर है, या किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हैं। ये ही हमारे भारत का फ्यूचर है। तो मैडम आपने देखो, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी खुद की काउंसलिंग हो गई, और ये जो आज का हमारा पॉडकास्ट है ना, मुझे लगता है बहुत दूर तक जाएगा और एक सही पर्सपेक्टिव में चीज़ों को समझाएगा। आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार।